everybody, welcome back to Triple S. This is Sarwat Rashid with a new lecture on regional organizations. इससे पहले हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है, आप उसके लेक्चर्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक अवेलेबल है, आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं. अब बात आती है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन से एग्जाम में पूछा जाएगा या कहाँ का टॉपिक है. तो मैं आपको बता दूं, ये सब इंस्पेक्टर के लिए बताया गया है. JKSSB के द्वारा सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो है ये टॉपिक मैंशनड है. इसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, जैसे सार्क या एशियान जैसी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन, या G7 G4 वगैरह वगैरह से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं. आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, ये आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. सो बिफोर आई प्रोसीड ऑन, I request you all to please subscribe our channel Triple S and do like, share and comment. So let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है. देखें, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं वो इंटरनेशनली होते हैं, यानी कि एक ही कंट्री के मेंबर नहीं होते हैं. यहाँ पर भी काफ़ी सारी अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं इन्वॉल्व होती हैं. बस डिफरेंस ये होता है कि ये अपनी जो है ज्योग्राफी या रीजन के हिसाब से कंट्रीज़ जो हैं मिलती हैं, और अपने रीजन के हिसाब से मिल करके ये क्या करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाती हैं. अब जैसे हमारे पास, हम मान लेते हैं कि यूरोप है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो मिल करके कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रही हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गई. ठीक है, वैसे जैसे हमारे पास आप समझ लो कि मिडल ईस्ट की कोई कंट्रीज़ हैं, वो मिल करके क्या कर रही हैं, वो बना रही हैं हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हमारे पास OPEC होती है, ठीक है, वो भी एक मिडल ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ठीक है, तो इस तरह से क्या है, कुछ कंट्रीज जो कि रीजन के हिसाब से मिलती हैं, ठीक है, पास पास हैं, या उनके रिलीफ फीचर्स मिलते हैं, या उनकी इकोनॉमी जो है एक लेवल पर है, सबकी इकोनॉमी का हाल एक जैसा है, या फिर जो है वो डेवलपमेंट की एक तरह से उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं या जो वो सोच है उनकी, वो डेवलपमेंट को लेकर के सेम है. तो इस तरह से कुछ कंट्रीज़ जो है मिलती हैं, और उनका मानना होता है कि हम एक पर्टिकुलर रीजन को फोकस करेंगे और उसकी डेवलपमेंट की बात करेंगे. तो ये जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, ये हमारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. ठीक है, अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द अचीवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल गोल्स. इनका क्या काम होता है, इनका भी काम ये होता है कि हम लोग मिल करके क्या करेंगे, कुछ गोल्स जो हैं ग्लोबल गोल्स उनको अचीव करेंगे. जैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी है, ठीक है, या फिर हमने इकोनॉमी को प्रमोट करना है, या बाकी की जो हमारी जैसे डेवलपमेंट है उसकी बात करनी है. तो इनका काम ये है कि हम मिलकर उस चीज़ को अचीव करेंगे, और उसके साथ साथ उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देंगे, कि इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है. दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ योर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस. अब देखिए, काफ़ी सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड में. ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को ही पढ़ेंगे. जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम लोग सार्क को पढ़ने जा रहे हैं. सार्क का मतलब क्या है, सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन. हम इनको सबको अलग अलग से पढ़ेंगे अच्छे से. देन वी हैव ब्रिक्स. ठीक है, अब ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स इज बेसिकली एक्रोनॉम मतलब कि शॉर्टकट है किसका, कुछ कंट्रीज के नाम को शॉर्टकट दिया गया, जैसे B फॉर ब्रिक्स, R स्टैंड्स फॉर व्हाट, R stands for Russia, I stands for India, C stands for China, and S stands for South Africa. Then we have Asia Pacific Economic Cooperation, fine. Then we have BIMSTEC, then we have ASEAN, then we have G7 यानी कि Group 7, G20, SCO that is your Shanghai Cooperation Organization. Then we have Commonwealth Nations, OPEC जो कि मैंने अभी आपको बताया है. OPEC का मतलब क्या होता है, Organization of Petroleum Exporting Countries. ठीक है, एंड देन वी हैव यूरोपियन यूनियन. तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सार्क के बारे में. व्हाट इज सार्क. तो देखिए, सार्क जैसा कि नाम में ही मेंशन्ड है, सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि साउथ एशिया की जो है एसोसिएशन, एक ऐसी एसोसिएशन जो कि साउथ एशिया को बिलोंग करती है. एक कॉन्टिनेंट एशिया की साउथ में जो कंट्रीज हैं उधर से जुड़कर बनी है, वहाँ की कंट्रीज़ ने इसको मिलकर बनाया है. ठीक है, फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन के मतलब रीजनल की कॉर्पोरेशन के लिए. अब इसका काम क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीजनल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, काम क्या होता है रीजनल इसका काम ये है कि रीजनल इंटीग्रेशन की बात करता है, प्लस ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है. इसके साथ साथ हमारे पास
इनके जो हमारी जो इम्पोर्टेंट पर्पस है सार्क का, वो ये है कि ये कल्चर डेवलपमेंट की बात करता है, यानी कि कल्चर को प्रमोट करना है, सोशल प्रोग्रेस की बात करता है, उसके बाद वेलफेयर, लोगों की वेलफेयर की बात करता है, उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता है कि जो लोग हैं इन कंट्रीज़ में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या है, और वो अप टू द स्टैंडर्ड्स रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, इस चीज़ पर फोकस करते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के, मतलब सब अपने अपने देश में खुश हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इनका जो है एक म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं, यानी कि सबको अपना अपना फ़ायदा हो, सबका, हर कंट्री का जो है डेवलपमेंट हो अच्छे से। तो ये है हमारी सार्क जो है, इसका जो बेसिक गोल था वो ये था कि साउथ एशियन नेशंस जितने हैं इनकी आपस में इंटीग्रेशन रहे। उसके बाद ये साथ साथ एक दूसरे की इकोनॉमी पे भी ध्यान दें, अपने साथ साथ उनका फ़ायदा भी सोचें। उसके बाद एक दूसरे की प्रमोशन की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमी को प्रमोट करें, उसके साथ साथ कल्चर को प्रमोट करें। तो ये था हमारा सार्क का बेसिकली जो मेन पर्पस था। अब इसकी जो है मेंबर्स कौन है, मेंबर हैं इसकी 8 कंट्रीज़। अब 8 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, वो है इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ठीक है। ये आ गया अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये होगी 4 5 6 7 8, ये यहाँ पर मैंने श्रीलंका एक्स्ट्रा, मैंने श्रीलंका को रिपीट कर दिया, फाइन। तो ये आ गई हमारी 8 कंट्रीज़। अब इनमें से मैं आपको बता दूं, जो अफ़गानिस्तान है दैट वाज द लास्ट वन टू बी एडिड, ठीक है। लास्ट में हमारे पास 2007 पे जो है अफ़गानिस्तान ऐड हुई है, अदरवाइज जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी सार्क की, तब हमारे पास सिर्फ 7 कंट्रीज़ थी। अब देखते हैं क्या होता है कि आया कहाँ से आइडिया, स्टार्ट कैसे हुआ। हुआ ऐसा कि पहले तो कॉपरेशन की बात की जाने लगी, ठीक है, कि क्यों ना रीजन में कॉपरेशन की बात की जाए। तो इस कॉपरेशन को लेकर, यानी कि रीजनल कॉपरेशन की बात लेकर के हमारे पास प्रेसिडेंट हैं जो, उससे पहले की मैं आपको बात बताती हूँ। देखो 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी हिस्ट्री में, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिनमें से पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो थी एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। एशियन रिलेशन जो आपकी जो ये कॉन्फ्रेंस है, आपसे पूछा तो नहीं जाएगा बट एक आइडिया रख लें। एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई जो कि 1947 के अंदर हुई, और हुई कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में। वहाँ पर बात की गई पहली बार कि क्यों ना हम हम रीजनल कॉर्पोरेशन को लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन लेकर आए। देन फिर इस चीज़ को वापस किया गया, और फिर उसके बाद बैगुई, BAGUI करके एक कंट्री है, एक जगह है जो कि हमारी फिलीपींस में है। वहाँ पर 1950 में फिर से हमारे पास एक क्या हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद एक कोलंबो कॉन्फ्रेंस हुई श्रीलंका में 1954 के अंदर, जहाँ पे बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया जाने लगा कि रीजनल इंटीग्रेशन की बात की जानी चाहिए, रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर इन्होंने पहली बार इस आइडिया को डिस्कस किया। फिर क्या हो गया, अब ये बात जो थी वो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, कौन, ज़ियाउर रहमान। कौन थे, ज़ियाउर रहमान, वो वहाँ के प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के। उनने इस आइडिया को क्या किया, आगे बढ़ाया। उनने कहा कि वाकई हमें क्या करना चाहिए, रीजनल कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना चाहिए, और उसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक फॉर्म में आना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया, अपने इस जो आइडिया है इसको फॉरवर्ड किया, और अब जब वो इंडिया में विजिट किया उन्होंने उस दौरान में, और यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है। उन्होंने ये बात मोरारजी देसाई के आगे रखी, तो उन्होंने भी, मोरारजी देसाई ने उनको जो है इस चीज़ पर सपोर्ट किया। और उसके बाद नेपाल के जो किंग थे बृंद्र, ठीक है, किंग बृंद्र, इन्होंने भी इस चीज़ पर इनको सपोर्ट किया। और फाइनली इन तीनों ने इस चीज़ को क्या किया, आइडिया जो है इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, होनी चाहिए। फाइनली क्या हुआ, काफ़ी देर बनाने के बाद, काफ़ी टाइम यूनाइटेड नेशन के आगे इन्होंने इस बात को रखा, और UN के साथ काफ़ी लगातार, लाइक 1979 से 1980 के बीच में लगातार जो है इनकी कंसल्टेशंस होती रही, उनके साथ डिप्लोमेटिक जो कंसल्टेशंस हैं, यानी कि उनसे बातचीत इस चीज़ पर होती रही, एक तरह से डिबेट होती रही कि हमें क्यों चाहिए हमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। एंड फाइनली यूनाइटेड नेशन ने अपनी कंसेंट दी, और उन्होंने कहा ठीक है, बांग्लादेश को उन्होंने कहा कि अब आप एक काम करें कि आप हमारे पास एक वर्किंग पेपर, यानी कि ड्राफ्ट जो है वो लेकर के आएँ, ताकि हमें पता चले कि बेसिकली जो ये आप बनाना चाहते हो ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है, ठीक है। अब उन्होंने जब ये बात कही तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 1983 में क्या हुआ, हमारा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जो कि ढाका के अंदर हुई। वहाँ पे जो है जितनी भी ये 7 कंट्रीज़ जो चाह रही थी, जो इन्वॉल्व थी इस सार्क को बनाने में, इन्होंने क्या किया, एक डिक्लेरेशन को साइन किया, ठीक है, एक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया कि हाँ हम लोग सार्क बनाने जा रहे हैं और हम ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है। और फॉर्मली इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने रखा
इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, 1983 में इन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया जिसे इन्होंने कहा था, एक कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे इन्होंने एक चार्टर को अडाप्ट किया, डिक्लेरेशन को मतलब कि डिक्लेयर किया कि हम लोग सार्क लेकर आ रहे हैं, और वहाँ पर इन्होंने आईपीए की बात की, यानी कि हमारे 5 गोल्स रहेंगे, जो कि किस चीज़ का नाम उनने, ये जो इनिशियली ये 5 अग्रीड एरियाज़ जो थे, इनको 5 मतलब एरियाज़ पे इन्हें फोकस करने की बात की, जो कि हमारे आ गए एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी, देन हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। इन चीज़ों को लेकर के इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग इन चीज़ों को लेकर के आएंगे और इस पर बारे में बात करेंगे। तो ये रहा हमारा 1983 तक का सारा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनली हमारे पास जब हमारी ये चीज़ हो गई, मतलब कि 1983 में इन लोगों ने एक जो है डिक्लेरेशन जो है वो ले आए, और फाइनली जा कर के 1985 के अंदर हमारे पास क्या हुआ, एस्टेब्लिश हो गया हमारा जिसे हम कहते हैं सार्क। और बेसिकली 1981 में ही इसकी जो है फाउंडेशन स्टार्ट हो गई थी, जब इसको यूएन ने कंसेंट दे दिया था 1980 में। 1981 में इसका जो है इस्टेब्लिश हो गया था ये, लेकिन जो फॉर्मली ये आया 1985 में। ठीक है, ये आया 8 दिसंबर 1985 में जो है ये हमारे पास सार्क जो है ये बनकर आया। ठीक है, उसके बाद पहला समिट जो है वो हमारा हुआ 7-8 दिसंबर को 1985 में। ठीक है, हुआ कहाँ पर, ये हुआ ढाका के अंदर, यानी कि बांग्लादेश के अंदर हुआ ये। और यहाँ पर जो है पहले समिट के अंदर क्या क्या बातें की गई, पहले तो इन्होंने चार्टर साइन किया कि फाइनली हम लोगों ने एक चार्टर बना दिया है, एक रूल्स जो है उस पर सेट कर दिए हैं कि ऐसे 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 ऐसा हम लोगों को ये अचीव करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे गोल्स रखे हैं। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि हमारे पास एक सेक्रेटरीट होना चाहिए सार्क का, जो कि सेक्रेटरीट का काम ये रहेगा कि जितना भी सार्क में जो भी फंक्शनिंग हो रही है उस पे लुक आफ्टर करना जो है सेक्रेटरीट का काम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली समिट में जो कि हमारे पास बांग्लादेश में हुआ, ढाका के अंदर हुआ, वहाँ पर इन्होंने सेक्रेटरीट की बात की। और सेक्रेटरीट के साथ साथ इन्होंने वहाँ पर सेक्रेटरीट का हेड भी चूज़ किया, यानी कि जो सेक्रेटरीट का हेड रहेगा वो रहेगा कौन, सेक्रेटरी जनरल। और उस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन आए थे, वो आए थे पहले सेक्रेटरी जनरल कौन आए थे हमारे सार्क के, वो थे अब्दुल एहसान। ठीक है, ये हमारे पहले कौन थे, सेक्रेटरी जनरल थे, कहाँ के, सार्क के। फाइन, उसके बाद सेक्रेटरीट पूछा जाए कहाँ पे, तो ये काठमांडू में है। फाइन, उसके साथ साथ हेडक्वार्टर हमारा जो है वो भी काठमांडू में है। सेक्रेटरी जनरल जो है ये अभी प्रेजेंटली ये है इसाला रुवान विराकुन, जो कि इसाला विराकुन हमारी जो है अभी इस वक्त श्रीलंका से, शायद हाँ श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ये हैं हमारे इस टाइम पर हेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिस व्हाट इज कॉल्ड सार्क। फाइन, सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड फॉर 3 years, और इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करती है COM, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि मेंबर स्टेट्स बनाते हैं। यानी कि 8 मेंबर्स हैं, जो कि 8वां मेंबर है वो अफगानिस्तान है। 2008 में आया था जब फाउंडेशन हुई थी, जब ये बना था उस वक्त 7 कंट्रीज़ थी। अब मैं आपको बताऊंगी ये 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी थी, और इनको याद रखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ जो है, ये 8 कंट्रीज़ मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाती हैं, और इन यही सिलेक्ट करते हैं, हमारा इलेक्ट करते हैं जनरल सेक्रेटरी जनरल को 3 years के लिए। तो ये आ गया हमारा जो पहली हमारी समिट 1985 में हुई थी। इस समिट में एक और चीज़ मैं बताऊं, इस समिट में हमारे पास यहाँ पर एक एम्बलम जो है, सार्क का एम्बलम भी चूज़ किया गया था, जो कि मेंशन करता है, मैं आपको बताती हूँ, दिस इज़ द एम्बलम, जहाँ पे 7 पिजन्स हैं। ये देखिए, ये जो है ये पिजन्स हैं, और ये पिजन्स जो है ये यहाँ पर ग्लोबल हैंड बना है, ये ग्लोब है। फाइन, तो ये जो पिजन्स है ये 7 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 7 कंट्रीज़ को क्यों करते हैं, मेंबर तो 8 कंट्रीज़ है। मेंबर इसलिए क्योंकि जो इसमें 8th कंट्री यानी कि अफगानिस्तान है वो 2007 में ऐड हुई थी, और जो हमारा पहला समिट हुआ था वो 1985 में हुआ था। ठीक है, अब देखें यहाँ क्या होता है, 8 कंट्रीज़ जो कि मैंने आपको बताई हैं कौन कौन सी हैं, PNB, पंजाब नेशनल बैंक को याद रखो, SIMBA, मैंने इसको ऐसे याद रखा है, PNB एंड सिम्बा। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाता है। दिस इज़ योर पंजाब, ठीक है, नेपाल, भूटान। फाइन, दिस इज़ योर श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश, एंड द लास्ट वन इज़ अफगानिस्तान, जो कि 2007 में बाद में ऐड हुआ। तो मतलब जब फॉर्मेशन हुई तब हमारे पास ये
7 कंट्रीज़ थी। ये 7 कंट्रीज़ जो थी वो उस वक्त मेंबर थी, जिन्होंने इन 7 कंट्रीज़ ने ही मिल कर के हमारा जो सार्क है इसको बनाया। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो ये 1985 के समिट में, यानी कि पहला जो समिट हुआ है, यहाँ पर हमारा एम्बलम भी जो है ये चूज़ किया गया था, इसको अडेप्ट किया गया था। और इसको एम्बलम को बनाया किसने है, ये एम्बलम जो है इट वाज डिज़ाइन बाय एक काफ़ी नेपाल के एक आर्टिस्ट थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, उनका नाम क्या था आप लोग नोट करेंगे। एम्बलम किसने बनाया, तो एम्बलम जो डिज़ाइन किया था वो किया था शैलेंद्र कुमार महाराजन। ठीक है, शैलेंद्र कुमार महाराजन ने जो है इसका हमारा एम्बलम जो है डिज़ाइन किया है। और ये कहाँ से हैं, ही बिलोंग्स विद नेपाल। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो हमारी जो अभी की कितने समिट्स हो रखे हैं, 20 समिट्स हो रखे हैं। ठीक है, जिसमें से पहला, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सा समिट जो है इंडिया में हुआ। तो पहला समिट जो है हमारा वो तो हुआ ढाका में। देन उसके बाद 1986 में हुआ हमारा एक सेकंड समिट। 85 में पहला हुआ, 86 में सेकंड हुआ, और सेकंड हुआ इंडिया में, याद रखेंगे, सेकंड हुआ इंडिया में। उसके बाद फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ छोड़ करके 8th हुआ इंडिया में अगेन। 8th समिट इंडिया में हुआ जो कि 1995 में हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर 2007 में हुआ समिट जो कि 14th समिट था। 14th समिट भी हुआ इंडिया में 2007 में। और उसके बाद फिर हुआ जो अभी लेटेस्ट हुआ वो हुआ 2018 में। 2016 वाला जो था वो होना था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उस वक्त उड़ी अटैक का जो हमारे इंडिया में इशू चल रहा था, उड़ी अटैक हुआ था, तो उस वजह से इंडिया ने जो है इस चीज़ को मना कर दिया था कि हम लोग पाकिस्तान में कोई मीट नहीं रख सकते हैं। तो इस वजह से इंडिया ने इस चीज़ को मना कर दिया था 2016 वाले को। ठीक है, और फिर हो ही नहीं पाया था, जो ये समिट था ये नहीं हुआ था। फिर ये 2018 में हुआ श्रीलंका के अंदर। ठीक है, ये था हमारा 20वां 20th समिट। तो हमारा 2 साल के बाद ये बाइनली मिलते हैं। ठीक है, और बाइनली मिलते हैं, ये इनकी मीटिंग्स जो हैं बाइनली होती है, समिट्स जो हैं बाइनली होती हैं। फाइन, अब ये आ गया हमारा सार्क। ठीक है, इसके बाद की जो बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको हम करेंगे धीरे धीरे। हाँ, जो हमारी देखो इनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो एनुअली होती हैं, लेकिन जो इनकी समिट्स होते हैं ये 2 साल के बाद होते हैं, बाइनली होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो ये आ गया हमारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, पहली जो हमने पढ़ी, दैट इज़ योर सार्क। इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू अपनी बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कोई भी तरह की कन्फ्यूजन या क्वेरीज हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, और वहाँ मैं आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूँगी। उसके साथ साथ पीडीएफ्स के लिए या फिर जितने भी अपडेट्स हैं उनके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, SSS के नाम से मौजूद है। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गई आपको बताना। देखिए, इसमें मैंने आपको ऑफिशियल लैंग्वेज तो बताई नहीं। हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया कि हेडक्वार्टर तो हमारा काठमांडू में है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। फाउंडिंग मेंबर्स मैंने आपको बताए, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास इसके 9 ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं। चलिए, ऑब्जर्वर नेशंस आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हमारे ऑब्जर्वर नेशंस कहाँ कौन कौन से। ऑब्जर्वर नेशन का क्या काम होता है, ये लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं ना, लेकिन इनका कोई काम ये नहीं होता है कि कोई डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, बट दे कैन सजेस्ट। ठीक है, तो ये 9 ऑब्जर्वर नेशंस होते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ। इसमें है हमारे पास US एक ऑब्जर्वर नेशन है, देन वी हैव साउथ कोरिया। ठीक है, उसके बाद वी हैव ऑस्ट्रेलिया, then we have China, fine, then we have European Union, sorry Europe, then we have Iran, then we have Japan। उसके साथ साथ हमारे पास म्यांमार और मॉरिशस जैसी जो कंट्रीज़ हैं, 9 कंट्रीज़, ये हमें जो है हमारी सार्क की क्या है, ऑब्जर्विंग नेशंस हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सार्क। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।